Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for AA Audit and Assurance, and today we are going to learn again about internal controls. And in our last video we covered procurement, और procurement का जो साइकिल है उसको हमने काफ़ी डीपली समझा था और उसको देखा था उसमें किस तरीके से डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, किस तरीके से उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हमने कवर किया था लास्ट वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ में हम फिक्स एसेट को भी कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आपका जो इंटरनल कंट्रोल्स का एरिया है फ्रॉम डबल ए पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ग्रिप हो जाए और आप जो है कहीं पर भी फंसे ना ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटरनल कंट्रोल्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, मतलब स्टार्ट कर लिया है, लेकिन आज जो है जो है हम उसके मज़ीद जो मैंने शुरू की जो वीडियो थी इंटरनल कंट्रोल की उसके अंदर बताया था कि जो उसके अंदर मज़ीद एरियाज़ हैं उसको हम देखेंगे, जैसे कि सेल्स हो गया, फिक्स एसेट हो गया, प्रोक्योरमेंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जैसे कि। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं। मैं सेल्स पे अपनी स्लाइड को ले चलता हूँ। तो सेल्स डिपार्टमेंट जैसे कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है। और सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सेल्स को मैनेज करना, सेल्स को डील करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। और आजकल काफ़ी, अगर हम बात करें ग्लोबली, इसकी काफ़ी वैल्यू है क्योंकि आजकल आईटी का ज़माना है और आईटी के अंदर इसकी काफ़ी वर्थ है, क्योंकि आईटी की भी जो है आपके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप क्या लेंगे, जो की जॉब्स भी अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं नाउअडेज। तो सेल्स का डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चरिंग या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड जो ना, जो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कोई भी ग्रॉसरी आइटम्स हो गई होगा, इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेके कंसिडर करके चल रहे होंगे हम। या टेक्सटाइल को, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल को लेके चल रहे होंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट का काम, जैसे कि मैंने कहा कि सेल्स होता है। तो अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट के पास सेल्स टारगेट होते हैं जिसके ऊपर नॉर्मली परफॉर्मेंस बोनसेस भी होते हैं कि भाई आपने सर्टेन सेल्स अचीव करेंगे तो आपके बोनसेस होंगे। तो सेल्स टारगेट नॉर्मली भी अप्रूव्ड होता है बाय सेल्स डिपार्टमेंट, उसका जो या फिर सीईओ अगर है। कुछ जगह पर जैसे सेठिया कंपनीज हैं वहाँ पर काफ़ी जो सीईओ है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो उसमें सेल्स के अंदर इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। तो वो उसको अप्रूव कर रहा होता है। इसके अलावा सेल्स करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और भी होती है कि कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लें, जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं कि कस्टमर को हम बेच तो रहे हैं लेकिन उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं चेक कर रहे, तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लें। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उसको सेल कर दिया और हमें पैसे दे ना नहीं दे और डिफॉल्ट कर जाए, या फिर उसके हालात इतने ख़राब हैं। तो ये सारा जो होता है ये डिफरेंट प्रोसेस है जो कि जिसमें हम क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर चेक कर रहे होते हैं। इट्स अ सेपरेट प्रोसेस बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स। तो ऑब्वियसली हम जब किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं, अगर हम उससे पैसे ही नहीं मिल रहे, हमें जो है इनफ्लो ही नहीं हो रहा, तो हमारी सेल करने का कोई मकसद नहीं रहता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग अ सेल टू एनी कस्टमर, ठीक है। और बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट वर्दीनेस चेक करी जाती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा। देन सेल्स डिस्काउंट, अगर आप सेल्स डिस्काउंट दे रहे हैं, मस्ट बी अप्रूव बाय द रेस्पेक्टिव मे बी सेल्स मैनेजर या ऑथोराइज पर्सन। और इसमें किसको कितना डिस्काउंट देना है, फॉर एग्जांपल शायद स्लैब्स बने होंगे भाई, 1 मिलियन से ज़्यादा का अगर परचेज करेगा उसको 10% डिस्काउंट होगा, 2 मिलियन से ज़्यादा ऊपर परचेज करेगा तो 20% डिस्काउंट होगा। इसी तरह अगर 3 मिलियन से ऊपर परचेज करेगा तो उसको 30% डिस्काउंट होगा। तो सेल डिस्काउंट के कोई हो सकता है स्लैब्स बने हों, कोई क्राइटेरिया बना हुआ हो और उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत हो। तो सेल्स टारगेट आपने देख लिया, फिर कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर ली, फिर आपने अगर सेल्स डिस्काउंट दे रहे सेल डिस्काउंट दे दिया। अब जब आपने फिर क्या चेक करना होगा, ऑब्वियसली ये चेक करना होगा कि गुड्स आपके स्टॉक में मौजूद हैं या नहीं है। अगर गुड्स मौजूद ही नहीं है तो आप सेल कैसे कर सकते हो? तो आपने चेक करना है कि वेदर गुड्स आर अवेलेबल और नॉट, ठीक है। तो गुड्स आपके अवेलेबल हैं या नहीं हैं ये आपने देख लेना है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि गुड्स को स्टोर में तो रखा होता है कि, लेकिन वो इंश्योर्ड नहीं होते, लेकिन वो ऑब्वियसली वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन सेल्स का काम नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो आपने इन्वेंट्री में रखे हों फिनिश गुड्स जो कि आपको सेल करने हैं, अल्टीमेटली वो इंश्योर्ड है नहीं है, ये भी आप देख लो। लेकिन ऑब्वियसली इसका सेल्स से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। फिर अब आजकल क्या होता है कि गुड्स की चेकिंग के लिए आपने देखा है कि डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स हैं ये, या फिर ऑनलाइन सेल्स भी होती हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दराज है, ये है वो है, और बहुत सारी शॉपिफाई है,
या फिर आप कह लें कि अमेजोन है, ये सारी ऑनलाइन सेल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जो अपना स्टॉक है उसको उन्होंने इंटीग्रेटेड सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जो कि सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होता है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर अपडेट हो रहा होता है कि कितना स्टॉक अवेलेबल है या कितना नहीं है। तो उसमें अब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आईटी इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से अब पॉसिबल नहीं है कि स्टॉक आपके पास अवेलेबल ना हो, आपको ना पता हो। तो इससे क्या होता है कि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, और इससे ये होता है कि आपकी चीज़ें मैनेज रहती हैं। तो आपने चेक कर लिया गुड्स इन स्टॉक हैं, सेल डिस्काउंट भी आपने चेक कर लिया, आपने क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक कर लिया, और सेल्स टारगेट भी टारगेट भी चेक कर लिया। अब आपको क्या हुआ कि परचेज ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने परचेज ऑर्डर बना दिया। आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी प्रोक्योरमेंट वाली, तो आपको पता चल जाएगा परचेज ऑर्डर क्या होता है। कस्टमर का परचेज ऑर्डर आ गया भाई, कि भाई उसने ऑर्डर दे दिया कि मुझे इतना माल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको शैम्पू की बॉटल्स चाहिए थी, उसने 10 शैम्पू की बॉटल्स का ऑर्डर आपको प्लेस कर दिया, और वो परचेज ऑर्डर के अंदर लिखा था क्वांटिटी। अब आप क्या करोगे, जब परचेज ऑर्डर आ जाएगा आप सेल्स ऑर्डर इशू करोगे। सेल्स ऑर्डर इशू करोगे मानी के जैसे परचेज ऑर्डर होता है, इसी तरह सेल्स ऑर्डर होता है। परचेज ऑर्डर कस्टमर से आएगा, सेल्स ऑर्डर आपकी कंपनी होगी। अच्छा, ये सब जो है प्री नंबर्ड होने चाहिए, और जो है ये अप्रूव्ड भी होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ अगेन। जैसे परचेज ऑर्डर के लिए मैंने बताया था, सेल्स ऑर्डर भी अप्रूव होना चाहिए, प्री नंबर्ड होना चाहिए, ताकि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो सके, फ्रॉड रिस्क का जो फैक्टर है वो कम हो सके। अच्छा जी, अब क्या हो गया, सेल्स ऑर्डर आपने इशू कर दिया। अब गुड्स डिलीवरी नोट, जीडीएन बनाओगे या डिलीवरी चालान बनाओगे, क्या आपने जैसे उसमें गुड रिसीव नोट होता था, इधर गुड्स डिलीवरी नोट हो। ठीक है, इस पे नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने डिलीवरी नोट आप लोगों ने इशू किया जो सेल कर रहा है, और उसने क्या किया, उसी पे साइन भी ले लिया कस्टमर से, तो वही गुड रिसीव नोट और जो है वो भी बन जाएगा। फिर अब आपने यानी कि वो डिलीवरी चालान भी वही होगा। कुछ जगहों पे मैंने देखा है, जिसके पर्सनली मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं, कि कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि गुड रिसीव नोट नहीं बन रहा होता परचेज के केस में, और वो डिलीवरी चालान यानी गुड रिसीव नोट को, गुड्स डिलीवरी नोट को या डिलीवरी चालान को ही एज अ गुड रिसीव नोट भी कंसिडर कर होते हैं। यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट होता है दोनों साइड से, वो सप्लायर का जो गुड्स डिलीवरी नोट होता है उसी पे साइन लेके एक कॉपी खुद रख ली, एक उसको दे दी, तो वो उसको रख के बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रैक्टिकली देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना सिर्फ एक्सटर्नल के अंदर है, बल्कि इंटरनल ऑडिट के अंदर भी है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि अब ये डिलीवरी चालान भी हो गया। अब ऑब्वियसली आप क्या करोगे, जब आपने गुड्स डिलीवर भी कर दिए, गुड्स ट्रांसफर भी कर दिए, अब आपको इनवॉइस भेजनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अब आपको इनवॉइस भेजने की जरूरत है। इनवॉइस भेजोगे, जैसे इनवॉइस भेजेगा उसके बाद रिसीव होगा, आप लोग मतलब उस पर क्वांटिटी चेक होगी, उसकी इंस्पेक्शन होगी इनवॉइस की। वो जो आपका कस्टमर है वो चेक कर लेगा कि क्वांटिटी जितनी मैंने मंगाई थी परचेज ऑर्डर के अंदर वो उतनी ही है, और उसके हिसाब से जो प्राइस कोट की गई थी वो भी इतनी ही है। तो जब ये सब चेक हो जाएगा, और डिस्काउंट है तो उसका भी इम्पैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको चेक इशू कर देगा जो भी आपकी पेमेंट बनती है। और जब चेक इशू हो जाएगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि अपनी सेल को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपने कैश सेल की है तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अदरवाइज अदरवाइज आप क्या करोगे, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट कर रहे होगे अपने डेटर्स के अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा सेल्स का प्रोसीजर। तो इसके अंदर कोई भी, जैसे कि आपके पास सिनारियो आता है डबल ए के एग्जाम के अंदर, कि सेल्स डिपार्टमेंट की कोई मिस्टेक बताया, नॉर्मली ऐसे ही होगा कि वो लूपहोल्स बताएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया, ये चोरी हो रही है। तो अगर इस साइकिल को आपको पता होगा, आपको याद होगा कि कौन कौन से पॉसिबल, 100% हर जगह पे सारे डॉक्यूमेंट नहीं बनते, पॉसिबल मैं बोल रहा हूँ अगेन, डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, तो वो आप यहाँ से फौरन पकड़ लोगे अगर आपको पता होंगे। क्योंकि आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपने पेपर के अंदर भी यूज करना है, जो मैंने शुरू में पढ़ाया था, व्हाट इज बेसिकली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑडिट। तो आपने इधर भी यूज करना है, सिनारियो के अंदर भी यूज करना है, और उसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है अपने आंसर के अंदर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ऑडिट आपको पता है, और आप ऑडिटर की तरह सोच रहे हैं। तो ये सेल्स का साइकिल था जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स एसेट कहते हैं। सिमिलर टू प्रोक्योरमेंट, बट थोड़े से इधर से नई तरह की चीजें होती हैं, थोड़ी सी अलग चीजें होंगी। सिमिलर का कुछ काफी डॉक्यूमेंट्स में सिमिलर होंगे, लेकिन काफी चीजें अलग भी हैं। जैसे कि फिक्स एसेट बजट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स एसेट। आप एसेट को परचेज करने जा रहे हैं, आप गुड्स को नहीं परचेज करने जा रहे हैं, आपने एसेट परचेज करना है अपनी बिजनेस के लिए। एसेट्स परचेज करना है, मशीनरी परचेज करना है, प्लांट परचेज करना है, एसी परचेज करना है, टेलीविजन परचेज करना है, ये आप अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं, उसकी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं।
तो फिक्स एसेट बजट आपने चेक करना है, उससे पहले कैपेक्स बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, बजट है आपके पास, पैसा है। पैसा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हमें, हम अगर पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे खरीदेंगे अपना फिक्स एसेट। तो सबसे पहले आपने, इसमें ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक मैसिव आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या मैसिव परचेज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दोज गुड्स, तो इसलिए आपको फिक्स एसेट बजट का पता होना चाहिए। फिर अप्रूव बाय सीएफओ है, जब बजट है कि क्योंकि अब आप मैसिव एक्सपेंस कर रहे हैं तो अप्रूव है, डायरेक्ट फाइनेंस से अप्रूव है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव है, ये आपने चेक करना है। फिर इसमें एक और चीज मटेरियल रिक्विजिशन, जैसे इसमें मटेरियल रिक्विजिशन आता है, इसमें भी होता है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर्म भी कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन को। मटेरियल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर्म फिल करोगे, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसमें देखना पड़ेगा आपको स्लैब्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन से ऊपर जो है डायरेक्टर फाइनेंस करेगा, उससे ऊपर सीएफओ करेगा, उससे ऊपर बोर्ड करेगा, तो ये आपने सब देख लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही। कोटेशन देख ली, कोटेशन पे आपने मल्टीपल सप्लायर से पूछा कि कोई प्लांट जो है मशीनरी इस प्राइस पे दे रहा है कि कोई जो है किसी और प्राइस पे दे रहा है, तो आपने कोटेशन भी ले ली। फिर अगेन ये सारे प्री नंबर्ड होने चाहिए कोटेशन, ये इनमें सारी नंबरिंग वाली बात हर जगह एक जो है ये आएगी, चाहे वो मटेरियल रिक्विजिशन हो, सीएफ हो, क्योंकि हो सकता है आपने एक सीएफ इशू नहीं किया, आपने महीने में 4 सीएफ इशू किए। जैसे कि मैं एक बैंक के अंदर काम करता था, वहां पे महीने के अंदर ही मल्टीपल कार्स परचेज की जा रही होती थी फॉर कंपनी, ठीक है। तो वहां पर अगर हम सीक्वेंशियल नंबरिंग नहीं करेंगे, प्री नंबर्ड नहीं हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, पीओ हमारा प्री नंबर्ड नहीं होगा, अप्रूव्ड नहीं होगा, तो वहाँ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। और वहां पर बाकायदा देखे गए थे कि ऐसे सिनारियो भी मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं कि जहाँ पर इन चीजें ना होने की वजह से फ्रॉड हो रहा था या एरर्स हो रहे थे, जो मैंने प्रैक्टिकली रिजॉल्व भी की। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्री नंबर्ड, अप्रूव, स्लैब्स को चेक करना, मतलब उसकी जो इसको आप कहते हैं जो है अप्रूवल अथॉरिटी को चेक करना, ये सारा ऑडिट का पार्ट है जो आपने अपने एग्जाम में भी एग्जामिनर को शो करना है ड्यूरिंग योर आंसर, तभी वो आपको मार्क्स देगा, वरना नहीं देगा। और आप, हो सकता है इन ना चीजें देखने की वजह से आपको चीजें अगर नहीं पता होंगी, तो हो सकता है आप फेल भी हो जाए। तो आपने इन सब का ख्याल रखना है। तो पीओ हो गया, फिर गुड रिसीव नोट हो गया, वही वाला जो हमने प्रोक्योरमेंट में पढ़ा था। बजट मस्ट बी अपडेटेड, बजट नॉर्मली जो है अपडेट होना चाहिए। शुरू में पहला पॉइंट ये जो हमने देखा है, ये बजट अपडेट होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर अपडेट नहीं होगा, भाई हमने एक फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीद ली और बजट को अपडेट ही नहीं किया, हमें तो यही लगेगा हमारा पैसा ज़्यादा है, लेकिन हम एक एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर अपडेट नहीं होगा तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा। देन फिक्स एसेट रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिक्स एसेट रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर मल्टीपल टाइम मेजॉरिटी सेठिया कंपनी इसके अंदर मौजूद नहीं है, फिक्स एसेट रजिस्टर बनाते ही नहीं है। इसकी DR6 की आईकैप की गाइडलाइन है, जो आईकैप पाकिस्तान है, सीए पाकिस्तान है, टेक्निकल रिव्यू जिसे कहते हैं हम, टेक्निकल रिव्यू TR6 गाइडलाइन है। उसके अंदर इसकी पूरी जो है लोकल लॉ के हिसाब से जो गाइडलाइन है कि किस तरीके से हमने अपने फिक्स एसेट रजिस्टर को मेंटेन करना है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सब उसमें लिखा है, आप जाके गूगल करके देख भी सकते हैं। अब जब आपने फिक्स एसेट रजिस्टर को अपडेट कर दिया, क्योंकि फिक्स एसेट रजिस्टर में हर चीज़ आ रही होती है ना, डेप्रिसिएशन, ये वो, उसकी लोकेशन, उसका नंबर, एसेट टैगिंग, हर चीज़ आ रही होती है। फिर आपने क्या करना है, ऑब्वियसली अपने एसेट को कैपिटलाइज कर देना है, जो आप एज पर IAS 16 करते हैं, जो आपको यकीनन थोड़ा बहुत पता भी होगा। तो IAS 16 के हिसाब से कैपिटलाइज कर देंगे, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और एसेट को बुक कर लेंगे। तो ये था हमारे दोनों प्रोसेस, और ये हमारा फिक्स एसेट का प्रोसेस था। और उससे पहले मैंने आपसे सेल्स का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रोक्योरमेंट का मैंने ऑलरेडी आपसे जो है डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। आपने ख्याल ये रखना है कि जितनी भी साइकिल मैंने आपको पढ़ाया है इंटरनल कंट्रोल को, इनको याद कर लें तो बेहतर है, क्योंकि शुरू में बच्चों को याद नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स याद नहीं होते। मुझे जैसे कई चीज़ें पता नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी था और मैं प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ईजिली ये याद हो चुकी हैं। और मुझे, मैं अगर ये लिस्ट ना भी देखूँ तो मुझे कोई इतना मसला नहीं होगा। लेकिन आप जैसे कि एग्जाम में जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मेमोराइज करें, ताकि आपके लिए एग्जाम में आसानी हो और आप लूप होल्स ढूंढ सकें और इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस ढूंढ सकें, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, आपको पता होगा। आप पास पेपर में जाएंगे, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हैं जो कि आप देख सकते हैं, और मैं पोस्ट करूँगा यहाँ पे भी, शेयर करूँगा आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून, टिल देन गुड बाय।